पतंग उसने उड़ाई है, इस उठान के साथ जरूर बात करेगा एक दिन आसमान के साथ। बहुजन विमर्श चैनल के इस 33वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक मित्रों का तहे दिल से इस्तकबाल। पिछले एपिसोड में यह बताया जा चुका है कि 1973 6 दिसंबर को वामसेफ नामक संगठन की आधारशिला मानवर कांशीराम साहब और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा रख दी गई। अब वामसेफ के जितने भी जिम्मेदार साथी थे अलग अलग क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए लगाए गए। एक मानवर साहब का सहयोगी थे मनोहर आप्टे, वह भी 3 महीना का समय लेकर मुंबई गए। मानवर कांशीराम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक 3000 से ज़्यादा रुपया खर्च किए और 3 महीने में मात्र वामसेफ के 6 मेंबर्स बनाए। उस समय दलित यानी अनुसूचित जाति जनजाति जैसे समूहों का देश में 10,000 से ज़्यादा संगठन चल रहे थे। परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि जितने भी शोषित तबके के लोग हैं, पीड़ित वंचित तबके के लोग हैं, उनका एक ही संगठन हो, एक ही नेता हो, एक ही नीति हो, एक ही झंडा हो और एक ही बैनर, अर्थात लोग आपस में संगठित हो जाएं, संगठित होकर जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसको पाने का काम करें। किंतु लालच के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोग गुटों में बंटते गए और 10,000 संगठन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया। मनोहर आते जब मुंबई गए, भले ही 6 संगठन 6 मेंबर्स ही बना पाए, लेकिन एक काम किए कि 3000 संगठनों और उनके प्रमुखों की सूची मानवर कांशीराम साहब को वह सौंप दिए। नतीजा क्या हुआ? मानवर साहब के विराट व्यक्तित्व, त्यागमयी प्रवृत्ति और कुछ कर गुजरने की तमन्ना के कारण, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो लोगों में दिखाई दी, संगठन के प्रमुखों में दिखाई दी, 3000 संगठन उसी समय मानवर कांशीराम साहब के साथ आ गए। यह तो मनोहर आटे के द्वारा किया गया ऐतिहासिक काम हुआ कि 3000 संगठन मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व को स्वीकार कर लिए। किंतु मानवर कांशीराम साहब खुद हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल संयुक्त था, एक ही राज्य था, एक ही प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अपने सहयोगियों के साथ हुकूमत कर रही थी, जिसके
कबीना मंत्री, केंद्रीय कबीना मंत्री, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर राजनारायण साहब थे। राजनारायण साहब कांग्रेस की जो नीति थी, कांग्रेस से हट गए थे और हट करके जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आसीन थे। उस समय ये दौर था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन पर कैसे कब्जा किया जाए, उनके वोटों को, मतों को कैसे हथियाया जाए। तो इसके लिए कुछ शगुफा का भी इस्तेमाल होता था। राजनारायण साहब उसी शगुफा के तहत कास्ट सिस्टम से जो पीड़ित लोग थे उनके उद्धार के लिए, आप अछूतोद्धार भी कह सकते हैं या जाति पाति विनाशक कार्यक्रम भी कह सकते हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उस समय के जो भी दलित समाज के लोग थे, अनुसूचित समाज के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको आमंत्रित किया गया। तो उस कार्यक्रम में लगभग 21 साल की एक लड़की थी, कद काठी में सामान्य थी, सामान्य घराने से आती थी, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, किंतु उनका तेज और जो ओज था, जो भी चर्चा करेंगे उसमें आपको दृष्टिगोचर होगा, यानी दिखाई देगा। राजनारायण साहब बार बार अनटचेबल्स के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन संविधान के मुताबिक यह जो शब्द था संविधान सम्मत शब्द नहीं था, असंवैधानिक शब्द था और इसकी व्याख्या भी हमारे समाज के कुछ लोग किए तो व्याख्या भी आपत्तिजनक थी। यह प्रश्न उठ रहा था उस समय, इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग थे, अपने समाज के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, उनका कहना था कि एक खास तबका के लिए यानी हम लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो आमतौर पर लोग संधि विच्छेद करके हरिजन शब्द का मतलब बताते थे, भगवान की संतान, हरि मतलब भगवान और जन मतलब संतान, लोग। तो लॉजिकली जो स्ट्रांग थे पूछ बैठते थे कि यदि हम लोग हरिजन हैं, भगवान की संतान हैं, तो फिर आप लोग किसकी संतान हैं। सुनने में बात अटपटी लगती है, लेकिन है तो काफ़ी लॉजिकल। तो लोग फिर कुछ बोल नहीं पाते थे और एक तरह का माहौल बन गया था, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। इंटेलेक्चुअल क्लास के जो अपने लोग थे, लिटरेरी लोग थे, हरिजन शब्द का विरोध किया करते थे। लेकिन जब कार्यक्रम के संचालक के द्वारा अपने समूह के लिए
हम लोगों के समूह के लिए हरिजन शब्द का बारंबार इस्तेमाल किया जाता रहा, तो वह जो लड़की थी, जब उनको बोलने का मौका मिला तो जिस तरह से फायर सेट की, फायर ब्रांड के रूप में अपनी बातों को बेबाकी से रखकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दी। लोग सन्नाटे में आ गए। कार्यक्रम में भी, कार्यक्रम के बाद भी उस लड़की की चर्चा हर जुबान पर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में मिशन को, जो मिशन कांशीराम साहब तय किए थे, उसको आगे ले जाने के लिए प्लानिंग के तहत साहब घूम रहे थे। साहब को भी इस घटना की जानकारी मिली। उनको उस लड़की में मिशन का फ्यूचर दिखाई दिया। मानवर कांशीराम साहब उस लड़की से मुलाकात करने का उपक्रम करते हैं। एक रात मानवर कांशीराम साहब पता करके उस लड़की के यहाँ चले जाते हैं। उनका पिताजी, यानी उस लड़की का पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं। मानवर कांशीराम साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी, विराट व्यक्तित्व के धनी, भव्य व्यक्तित्व के धनी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी को देखकर थोड़ा थोड़ा उनके पिताजी विभ्रमित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और कुछ सोचते हुए नहीं बनता है। तो मानवर कांशीराम कहते हैं, क्या मुझे बैठाओगे नहीं, बैठने के लिए नहीं कहोगे? बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ मानवर कांशीराम साहब को उनके पिताजी, उस लड़की के पिताजी बैठाते हैं। तब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि तुम्हारी बेटी है, जो पता चला है कॉरपोरेशन के स्कूल में टीचर है, LLB किए हुई है, हम उससे मिलना चाहते हैं। मानवर कांशीराम साहब के समक्ष वह लड़की आती है, बातचीत होने लगती है। इन कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि भाई अभी क्या कर रही हो, टीचिंग के अलावा और कुछ कर रही हो? तो जवाब मिलता है कि मेरा पिताजी की जो चाहत है, उस चाहत के मुताबिक मेरा लक्ष्य सिविल सर्विस को क्रैक करके IAS ऑफिसर यानी DM बनना है। मानवर कांशीराम साहब पूछते हैं कि DM बनकर क्या करूँगी? जवाब आता है कि हमारे लोग जिस तरह का कारोबार चल रहा है देश और प्रदेश में, इस कारोबार के चलने के कारण अराजक माहौल में जो कारोबार चल रहा है, उससे हमारे लोग काफ़ी परेशान हैं। उनकी कोई बेहतरी नहीं हो पाती है। संविधान तो उसे बहुत सारा अधिकार उन्हें दिया है, लेकिन एक भी अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं DM बनकर अपने उन शोषित भाइयों और बहनों के कल्याण का, उनकी बेहतरी का काम करूंगी। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं, यह तो ठीक है कि कलेक्टर बन जाओगी, कलेक्टर बनने के बाद तुम चाहोगी
बेहतरी के लिए काम करना, लेकिन शायद कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुम कलेक्टर बनोगी, तुम्हारे ऊपर कमिश्नर होगा, तुम कमिश्नर बनोगी, तुम्हारे ऊपर विभागीय सेक्रेटरीज होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगी, तुम्हारे ऊपर चीफ मिनिस्टर होंगे, और चीफ मिनिस्टर ही मालिक होता है प्रदेश का, प्रांत का। वह जैसा चाहता है उसी के मुताबिक उस प्रदेश के जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं सबको उसी तरह से एक्ट करना पड़ता है, सीएम की चाहत का ख्याल करके। और मैं समझता हूँ तुम कलेक्टर बनकर समाज के लिए बहुत कुछ करने में सफल नहीं रहोगी, इसलिए मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जिस ऊंचाई पर पहुंचकर कलेक्टर की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े मिनिस्टर भी तुम्हारे पीछे फाइल लेकर चलेंगे नहीं, दौड़ने का काम करेंगे। वह लड़की मानवर कांशीराम साहब की बात को गहराई में लेकर अपने अंतःस्थल में धारण करके सोचना शुरू करती है, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद मानवर कांशीराम साहब के परामर्श से उनका जो ऑफर था, उनकी जो बात थी, उनका जो परामर्श था, उससे सहमत हो जाती है। और जैसे ही यह बात उस लड़की के पिताजी को मालूम होता है तो उनके पिताजी मानवर कांशीराम साहब से बात करके जान जाते हैं कि कांशीराम का जो लक्ष्य है, जो इरादा है, बहुत नेक नहीं है। राजनीति करना अच्छा हमारे लोग नहीं मानते थे, क्योंकि उसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। और जो हमारे लोगों की स्थिति है, पहले लोग फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। दूसरी बात, वह दौर था और अभी भी दौर में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें केवल तरातक और नाटक दिखाई देता है। औरतों की स्थिति में कोई बुनियादी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ये है कि अब औरत घर की दहलीज को लांघकर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी सेवा में, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन में, सामाजिक संगठन में, सांस्कृतिक संगठन में जाकर अपना जौहर दिखा रही है कि राजनीति में, स्पोर्ट्स में भी। लेकिन उस समय एक लड़की, एक औरत, और ख़ासकर जिस समाज से हम लोग हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग, तो इन वर्गों की तो बात छोड़ें, अपर कास्ट की भी बहुतायत महिलाएं, लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती थी। और उस कठिन दौर में जो उस लड़की का संकल्प होता है, विचार बनता है, उसको देखकर, समझकर उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि खबरदार, यदि घर से बाहर पैर रखकर राजनीति के तरफ कदम बढ़ाओगी तो फिर इस घर में तुम्हारी वापसी नहीं। उस चैलेंज को वह लड़की स्वीकार करती है। कांशीराम साहब के साथ में चली आती है। दिल्ली में ही एक किराया का फ्लैट लेकर और मानवर कांशीराम साहब की इस पवित्र मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस जद्दोजहद के साथ वह लड़की लग जाती है, उस ओर लोगों का जिस तरह से अटेंशन होना चाहिए
नहीं हो पाता है और समाज की जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उसके तहत उस लड़की पर और मानवर कांसीराम साहब पर उनके बीच यानी उन दोनों के बीच गुरु शिष्या के पवित्र संबंध को भी कलंकित करने का काम यह समाज करता है। फिर भी वे दोनों घबराते नहीं हैं। एक रणनीति के तहत दोनों अलग अलग रहकर मिशन को आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद करने लगते हैं। मिशन आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वामसेप के संस्थापक कौन? इसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। मानवर कांसीराम साहब को कुछ लोग वामसेप का संस्थापक नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानवर कांसीराम साहब ही संस्थापक थे, क्योंकि अन्य लोग जैसे दीना भाना साहब, DK खपारदे साहब, तेजेंद्र सिंह झिल्ली साहब, मनोहर आटे साहब उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के मानवर कांसीराम साहब। हाँ, यह बात है, लेकिन एक संगठन को बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जानकारी का, विद्वता का, सोच समझ का जो स्तर हो सभी लोगों का समान हो। स्तर मानवर कांसीराम साहब का उच्चतम था, लेकिन जो सहयोगी थे उनका भी सहयोग मिला, तब जाकर के वामसेप नामक संगठन अस्तित्व में आया। इसलिए मेरे ख्याल से वामसेप का जो मुख्य संस्थापक अगर हम माने तो मानवर कांसीराम साहब को माने, लेकिन साथ ही साथ तेजेंद्र सिंह झिल्ली हो, दीना भाना हो, DK खपारदे हों, चाहे जो भी हों, मनोहर आते हों, ये सहयोगी तो मानवर कांसीराम साहब का जरूर थे। और वह लड़की भी सहयोगी थी जो काफ़ी सामाजिक समस्या से, जो औरतों के साथ समस्या होती है उस पुरुष प्रधान समाज में, उससे जूझते हुए आगे बढ़ कर के मिशन को आगे बढ़ा रही थी। तो इस तरह से वामसेप अपना काम करने लगा था। 5 साल का जो टारगेट था उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा था। और आगे क्या होता है इसको अगले एपिसोड में हम चर्चा जारी रखेंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि अगला एपिसोड भी इसी तरह का मीनिंगफुल एपिसोड होगा, प्रभावी एपिसोड होगा, सार्थक एपिसोड होगा। और तब तक के लिए आप हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।